हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है जर्नी टू 100 करोड़ नाम से। उसी सीरीज का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का नाम था हाउ वी विल मेक अवर फर्स्ट 1 करोड़। तो पहले आप उसको अच्छे से देख लें, उसके बाद ही इस पार्ट में है, क्योंकि उस पार्ट में मैंने काफ़ी सारा बेसिक्स कवर किया है जो सारा यहाँ रिपीट नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि इस वाले पार्ट में हम मोस्टली बात करेंगे एक अच्छा सेटअप डेवलप करने के ऊपर कि क्या क्या चीज़ें एक सेटअप में रिक्वायर्ड होती है और किस तरीके एक सेटअप डेवलप किया जाता है। इस सीरीज के रिगार्डिंग मैं डेली एक शॉर्ट वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो अगर आप पे टाइम हो तो वो भी देख सकते हो। बट अगर आप वो नहीं भी देख पा रहे हो तो वो सब कुछ इन लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में कवर्ड होता ही है। इस सीरीज़ को शुरू करने के पीछे का रीज़न ये था कि मैं चाहता था कि इस जर्नी में मेरे साथ और भी लोग जुड़ें और अपनी 100 करोड़ की जर्नी को सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब लोग साथ में पूरा करें और सब लोग जुड़ के एक कम्युनिटी डेवलप करें लाइक माइंडेड लोगों की, जो एक सर्टेन तरीके से ट्रेड करते हैं, एक सर्टेन तरीके से मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को रखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप उस सेम ग्रुप में आते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और साथ में आप सारी वीडियोस देखते रहिए, सारी चीज़ें सीखते रहिए। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से भी शुरू कर रहे हैं तो भी मैंने उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर कर रहा हूँ इस पूरे सीरीज़ को कि आप उससे ज़ीरो से भी अगर आ रहे हैं तो भी आप हर चीज़ बारीकी से सीख सकें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। तो वीडियो को आप पूरा देखना, तभी पूरी वीडियो की अंडरस्टैंडिंग आपको लगेगी। बीच में मैं स्क्रीन भी शेयर आपके साथ करूँगा, तो वो भी आप देखना, समझना, तब जाके आप कोई भी डिसीजन लेना कि क्या आपको इस जर्नी में आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। तो हम बात कर रहे थे सेटअप डेवलप करने के ऊपर। सेटअप डेवलप करने से पहले हम जो पुरानी वीडियोज़ में हमने बताया था उसको मैं कुछ ब्रीफ आपके साथ कर दूँ, कुछ पॉइंटर वाइज़, कि हम पुरानी वीडियोज़ में किस बेसिस पे कहाँ तक हम पहुँच गए। तो कुछ स्टेप्स के बेसिस पे मैंने पुरानी वीडियोज़ को समराइज़ किया है। उसमें से जिस स्टेप में आप एग्री नहीं करते होंगे, आप उस स्टेप में इस जर्नी से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी अलग डायरेक्शन में सोच रहे हो और मैं किसी अलग डायरेक्शन में सोच रहा हूँ और फिर हम साथ में काम करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम दोनों की डायरेक्शन एक होनी चाहिए, एक ही तरीके का हमारा जो है सेटअप होना चाहिए। सेटअप ऐसे नहीं कि हम ट्रेड एक तरीके के लें, ट्रेड हम डेफ़िनेटली अलग तरीके के लेंगे। लेकिन सेटअप मतलब ओवरऑल हम एक ही माइंडसेट से इस बिज़नेस में आ रहे हैं और इस जर्नी का पार्ट बन रहे हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो उसका पहला स्टेप रहेगा कि सबसे पहले आपको एक जॉब ढूँढनी है, अगर आपके पास नहीं है। अगर आपके पास जॉब नहीं है फिर भी आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं तो ये आपके किसी काम की नहीं है। इन वीडियोज़ को छोड़ के पहले जॉब ढूँढने पे फ़ोकस करो अगर नहीं है। क्योंकि ये वीडियोज़ उन्हीं के लिए है, ये कम्युनिटी भी उन्हीं के लिए है जिनके पास एक अच्छी खासी जॉब है, जिनके पास एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है और उस सोर्स ऑफ इनकम की मदद से ही वो कुछ पैसा असाइड रख के अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को और बेटर करेंगे। दूसरा पॉइंट ये, अगर आपके पास जॉब आ चुकी है तो उसके बाद पहले अपने इमरजेंसी फंड, अपने इंश्योरेंसेस वगैरह सब सेटल कर लें। यानी कि आपके पास जो लायबिलिटीज़ हैं या फिर ऐसी लायबिलिटीज़ जो आगे हो सकती हैं आपके लिए बने, तो वो सब पहले आप कवर कर लें। जो शॉर्ट टर्म में जो लायबिलिटी है, मान के चलो आपकी शादी है, कोई छोटा-मोटा आपको कुछ गाड़ी खरीदनी, कुछ करनी, पहले आप वो निपटा लें। आप अपना सिक्योर भी अपने आप को कर लें इंश्योरेंसेस से और अपना इमरजेंसी फंड भी तैयार कर लें। उसके बाद इस जर्नी में पार्ट लें। ऐसा नहीं है कि आपने इमरजेंसी फंड नहीं तैयार किया, इंश्योरेंस नहीं लिया और आप सीधा सोच रहे हैं मैं इन्वेस्टिंग कर करके अपने पैसे को ग्रो करूँगा। तो पहले अपने उस चीज़ का टेक केयर करें जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका इमरजेंसी फंड या फिर आपके इंश्योरेंसेस। तीसरा पॉइंट ये था कि जो भी आप अर्न कर रहे हैं हर महीने, उसमें से आपको डिसाइड करना है आपको कितना चंक असाइड रखना है अपनी इस जर्नी के लिए, यानी कि इस जर्नी में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि आप इस जर्नी में आगे बढ़ते रहें, हर महीने कुछ ना कुछ पार्ट अपनी अर्निंग का इसमें डाल के। तो वो आपने डिसाइड करना है और कोशिश करें वो पार्ट इतना ज़्यादा हो कि कुछ सिग्निफिकेंस उस पार्ट का हो आपकी ओवरऑल जर्नी में। अगर आप सोचोगे हर महीने में ₹500 डाल के आगे बढ़ता रहूँगा इस जर्नी में, इन्वेस्टिंग की या ट्रेडिंग की जर्नी में, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ सिग्निफिकेंट पार्ट आपको रखना है और अगर आप नहीं डाल पा रहे हैं कोई सिग्निफिकेंट पार्ट, तो फिर वही पहले स्टेप पे आ जाओ। पहले आप एक बेटर जॉब ले लो जिसमें आपके पास इतनी अर्निंग हो कि आप उसका कुछ अच्छा अमाउंट जो है सेव भी कर पाओ, इन्वेस्ट भी कर पाओ। तो वो वाला थर्ड पार्ट आपका कवर हो गया। फोर्थ पॉइंट है अपना एसेट क्लास सेलेक्ट करने का, कि कौन से एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, अपने पैसे को ग्रो करने वाले हैं जिसकी हेल्प से। तो एसेट क्लास सेलेक्ट करने से पहले आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कितने टाइप के एसेट क्लास आपके पास अवेलेबल हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, आपकी एज कैसी है, आपका टाइप कैसा है। ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए आप अपना एसेट क्लास डिसाइड करेंगे। और अगर आपका एसेट क्लास इक्विटी के अलावा कोई और निकलता है कि जिसमें आप मेजॉरिटी पैसा डालेंगे, तो भी ये वीडियोज़ आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं मेजॉरिटी पैसा इक्विटी में ही रखता हूँ। तो अगर इक्विटी एज़ अ एसेट क्लास आपके पास है, आपने मेजॉरिटी पैसा इक्विटी में डालने का अगर सोचा है, तो ही आप इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, ताकि हम सेम पेज पे रह सकें। तो अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि इक्विटी ही आपका मेजॉरिटी वाला पार्ट रहेगा, मेजॉरिटी से मेरा मतलब ये नहीं कि सारा पैसा आप इक्विटी में डालोगे, हो सकता है आप कुछ पार्ट कहीं और भी इन्वेस्ट करो, बट जो आप मेजर जो आपका एसेट क्लास है, जिस तरफ आपका फोकस है, अगर वो इक्विटी है, तो हम आगे उसमें बढ़ेंगे। और अब हम सेलेक्ट करेंगे कि किस टाइम फ्रेम में हम जो है इक्विटी में ट्रेड या इन्वेस्ट करेंगे। तो टाइम फ्रेम में भी आपको एक्सप्लोर करना है कि किस टाइम फ्रेम में आप करना चाहते हैं। बट अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहते हैं या ऐसे कुछ चीज़ें करना चाहते हैं स्पेकुलेटिव वाली, तो भी इस जर्नी में आप साथ में कंटिन्यू नहीं कर सकते मेरे, क्योंकि आप और मैं डिफरेंट डिफरेंट पेज पे होंगे। क्योंकि मैं इंट्राडे या एफएनओ ये सब नहीं करता हूँ। मेरा टाइम फ्रेम कुछ दिनों से लेकर कुछ सालों तक जा सकता है। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी उस टाइम फ्रेम में है, बट उसमें एक चीज़ श्योर है कि वो सिंगल डे में बाय या सेल नहीं होता है।
2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं या 2 साल लगते हैं, उस पे डिपेंड करता है। और ऐसा भी है कि मैं कोई स्टॉक इस इंटेंशन से नहीं बाय करता कि मैं अगले 5 या 10 साल तक उसको होल्ड करूँगा। तो वो दोनों टाइम फ्रेम हटा के जो बीच का टाइम फ्रेम बना कुछ दिनों से कुछ सालों तक, उस टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड करता हूँ। तो अगर ये आपके साथ अलाइन करता है तो इस वीडियो में आगे बढ़ना है। तो इसके बाद आपको एक एक्सेल डेवलप करनी है, जैसे मैंने लास्ट वाली पार्ट में बताया था किस तरीके की आपको एक्सेल डेवलप करनी है कि आप उसमें कितना अमाउंट हर मंथ डाल सकते हो उसके हिसाब से, और कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे हमारे केस में हमने मिनिमम 21% का एक्सपेक्ट किया था कि अगर मिनिमम हम 21% का रिटर्न लाते हैं तो हम इतने ईयर्स में इतने तक पहुंचेंगे। और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा के या रिटर्न ज़्यादा ला के उसमें हम अमाउंट को, जो अपना टारगेट अमाउंट है उसको नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि अपना जो टाइम हमने उसमें डिसाइड किया था कि इतने टाइम में हमारे टारगेट अमाउंट तक पहुंचेगा, उस टाइम को हम जंप करेंगे और उस टाइम को कम करने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी वो 100 करोड़ के टारगेट अमाउंट तक हम पहुंचे। आप बेटर समझ पाएंगे अगर पुराने वाली वीडियो को अच्छे से एक बार देख लेंगे। तो अगर वो एक्सेल आपने तैयार कर लिया, आपके पास एक विजुअल सेटअप है कि इस बेसिस पे हम स्टेप बाय स्टेप हर मंथ आगे बढ़ेंगे। दूसरा होता है कि जो स्टॉक्स में आप ट्रेड करोगे उन स्टॉक्स की भी आप एक एक्सेल बना सकते हो, बट वो डिपेंड करता है अगर आप बनाना चाहते हो, आपको इंटरेस्ट है उन चीज़ों में कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ, क्या सेल कर रहा हूँ, सब स्टॉक्स का जो है एक्सेल में नोट करूँ, तो आप कर सकते हो। मैं वो नहीं करता हूँ अब, पहले मैं करता था, बट अब वो सब चीज़ें ज़ीरोधा में भी हो जाती हैं, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा उसमें एनर्जी और टाइम नहीं अपना जाया करता हूँ। तो इसलिए, क्योंकि ज़ीरोधा में अगर आप जाओगे तो आपको उसमें दिख जाएगा, आप उसमें टैग्स वगैरह लगा सकते हो, पूरी एक्सेल उसमें आ जाती है कि कब आपने बाय किया, कब सेल किया, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ें। तो इस सब के लिए अगर आप चाहो तो एक अलग एक्सेल डेवलप कर सकते हो, नहीं अगर करनी है तो ज़ीरोधा में भी होता है। तो अब हम आते हैं सेटअप डेवलप करने के ऊपर। तो सेटअप डेवलप करने में भी जो इनिशियल जो स्टेप्स हैं, वो थोड़े से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप फिक्स्ड समझ सकते हो कि अगर आप उनको फिक्स्ड मानते हुए भी चलोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा इनिशियली। अगर आप 2-4 साल उन स्टेप्स को फिक्स समझोगे कि हाँ, ये इसी तरीके से करना है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर वर्क करेगा, उसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने वाला कोई ज़ोन नहीं है। कुछ स्टेप सेटअप के वैसे हैं, उसके बाद कुछ स्टेप ऐसे आते हैं जिसमें आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। तो पहले हम बेसिक स्टेप से शुरू करेंगे। बेसिक स्टेप सेटअप का पहला रूल तो वही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अपने सेटअप में डाइवर्सिफ़िकेशन का खास ध्यान रखना है। डाइवर्सिफ़िकेशन का मतलब बेसिक लेवल पे जो डाइवर्सिफ़िकेशन है वो ये रहेगी कि आपका एक रिटर्न रूल होगा कि किसी भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा पैसे नहीं लगाएँगे। यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एट लीस्ट 20 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होंगे। वैसे 20 से ज़्यादा ही होंगे हमेशा, बट अगर आप मैक्सिमम भी हर एक स्टॉक में लगा रहे हैं, यानी कि पूरे 5% भी लगा रहे हैं, तो भी 20 ही स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होंगे, उससे कम कभी नहीं हो सकते। तो पहला और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूल यही है कि किसी भी स्टॉक में चाहे वो कितना अच्छा लगे, 5% नहीं डालना। अगर हो सके तो आप उससे कम डालो, बट उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद हमारा अगला स्टेप था कि हम कुछ वॉच लिस्ट तैयार करेंगे। तो हम इन टोटल 4 वॉच लिस्ट तैयार करेंगे। वो 4 में से 3 मैंने शॉर्ट्स में भी आपके साथ डिस्कस की थी। तो पहली वॉच लिस्ट का नाम होगा ग्रेट नाम से। जिनको नहीं पता वॉच लिस्ट क्या होती है, वॉच लिस्ट सिंपली जिस भी जगह पे आप अपने चार्ट्स को एनालाइज़ करेंगे ना, चाहे वो ट्रेडिंग व्यू में करें या अपने ज़ीरोधा के काइट ऐप में ही करें, वहीं पे वॉच लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए आता है। वॉच लिस्ट यानी कि वो स्टॉक्स जिनके चार्ट्स को आप बार-बार देखना चाहेंगे, या बार-बार आप जब भी ऐप खोलेंगे तो आप उन्हीं कुछ कंपनीज़ को बार-बार स्टडी करना चाहते हैं, तो वो आप अलग-अलग वॉच लिस्ट बना के उसमें ऐड कर सकते हैं, और सिर्फ़ स्पेसिफ़िक वही-वही स्टॉक्स उस वॉच लिस्ट में होते हैं। तो उसमें से 3 जो आप मेजर वॉच लिस्ट बनाएँगे, उनके नाम होंगे ग्रेट, गुड और गैम्बल। तो नाम से आपको समझ आ रहा होगा, पहली वॉच लिस्ट होगी ग्रेट नाम की। ग्रेट यानी कि जिसमें नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रेट कंपनीज़ सारी होंगी। अभी आगे आपको साथ और डिस्कस करूँगा इस बारे में। दूसरी होगी गुड नाम से, जिसमें गुड कंपनीज़ होगी, और तीसरी होगी गैम्बल नाम से, जो आप एक तरीके का गैम्बल समझ रहे हो कि मैं इसमें एक तरीके का गैम्बल कर रहा हूँ। और इन तीनों ही में आपके पास जो भी स्टॉक्स आपके पास मिलता है आपको, जिसको भी आप स्टडी करते हो, वो तीनों में बाय या सेल की एंट्री से पहले वो स्टॉक आप इनमें से किसी वॉच लिस्ट में डालोगे, और उस वॉच लिस्ट में आप स्टॉक्स को ऐड करते रहते हो जैसे-जैसे आपको कोई भी स्टॉक मिलता रहता है, जो आपको लगता है स्टडी करने के बाद कि अच्छा इस वॉच लिस्ट में ये सूट करता है। यानी कि कोई स्टॉक आपको मिला, आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा स्टॉक है, आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो और आपको बहुत उससे उम्मीदें हैं कि हाँ, ये कंपनी अपने आप में फंडामेंटली बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो आपको उसको ग्रेट वाली वॉच लिस्ट में रख देना है। आपको लगता है कि हाँ, ये कंपनी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इसको ग्रेट कहला सकूँ, बट ये बहुत अच्छी है, तो उसको आपको गुड में डालना है। और कुछ कंपनीज़ जो आपको लगता है कि नहीं, ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, लेकिन इसके फेल होने के भी कुछ-कुछ चांसेस हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अच्छा कर ले। तो आप अगर उस कन्फ्यूज़न में हो स्टडी करने के बाद, तो उसको आप गैम्बल वाले वॉच लिस्ट में डालो। इस तरीके से आपके तीनों वॉच लिस्ट जो है उनका साइज़ इंक्रीज़ होता रहेगा कि आप 10-15 स्टॉक हर एक वॉच लिस्ट में इनिशियली डालोगे, तो धीरे-धीरे करके आपके 50-60 50-60 हर एक वॉच लिस्ट में आ जाएँगे। तो अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ़ जो ग्रेट वाली वॉच लिस्ट है उसी पे फ़ोकस रखना है। तो जो भी स्टॉक आपको ग्रेट लगता है, वो आपको ग्रेट वाली वॉच लिस्ट में डालना है, और सिर्फ़ उन्हीं स्टॉक्स पे फ़ोकस करना है, उन्हीं स्टॉक्स को स्टडी करना है, और उन्हीं पे एंट्री एग्ज़िट बना के उन्हीं से प्रॉफ़िट आपको जनरेट करना है। अब ग्रेट स्टॉक की पहचान कैसे होगी? तो सिंपली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल बिगिनर हो,
तो जिन कंपनीज़ में आप भी अगर कहीं काम करते होंगे तो वो भी किसी सेक्टर की कंपनी होगी, उस सेक्टर के बारे में आपको नॉलेज होगी, उस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज होगी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी कंपनी से रिलेट भी कर सकते हो। किसी कंपनी का बिज़नेस ही ऐसा है जो भले ही आप उसमें कंपनी में ना हो, बट आप डे टू डे उसके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको समझ में आता है बिज़नेस। ऐसी कंपनीज़ को आप पहले ढूँढोगे, उन कंपनीज़ को टारगेट करके उनका एक डिटेल्ड आप स्टडी करोगे। जब आपको लगेगा कि हाँ, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो कंपनियाँ बहुत ही अच्छी कंपनियाँ हैं और मार्केट से जल्दी से हिलने वाली नहीं है, उनकी ग्रोथ लगभग तय है, अगर कोई ऐसा इवेंट ना हो जाए कि जो हमारे नॉलेज से ही बाहर था, तो वैसी कंपनीज़ को आप ग्रेट में ऐड करते जाओगे, ग्रेट वाली वॉच लिस्ट में। और बिगिनर हो तो गुड और गैम्बल की तरफ अभी ध्यान नहीं देना, सिर्फ ग्रेट में ही फोकस रखना और ग्रेट में ही आपको ट्रेडिंग करनी है। और जो मैंने चौथी वॉच लिस्ट बताई थी, उसमें वो सारे स्टॉक्स आएँगे जो अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो या उसमें इनफ रिसर्च आपने नहीं कर पाई कि वो कौन-सी वाली वॉच लिस्ट का पार्ट बनना उनको चाहिए, क्या वो ग्रेट है या गुड है या गैम्बल है। तो उसको आप वो 4th वाली में उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, उसमें आप डाल दोगे, ताकि कल को आप उसको और अच्छे से स्टडी करके जब आपको लगे कि वो किसी एक में जाने के लायक है, तो उस एक वाली वॉच लिस्ट में उसको डाल दें। अब आपके पास अगला क्वेश्चन आएगा कि मैं उन सारी वॉच लिस्ट में स्टॉक्स डालने के लिए स्टॉक्स कहाँ से उठाऊँ? पहले उसका आंसर मैंने आपको दे दिया कि पहले उन कंपनीज़ का ट्राई करो जो जिनके साथ आप अवेयर हो, जिसमें जिस सेक्टर्स के बारे में आपको आइडिया है, या जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, जो भी आपको लगता है कि मैं इस कंपनी के बारे में स्टडी करता हूँ, तो उसके बारे में स्टडी करना शुरू करो। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लिस्ट चाहिए कहीं से कि मेरे को काफ़ी सारी कंपनी मिल जाए, जिसमें बारी-बारी कर जाऊँ, तो उसके काफ़ी सारे तरीके हैं। आपको कोई भी इंसान कंपनी सजेस्ट करता है, चाहे मैं हूँ, कोई और है, कोई भी सजेस्ट करता है, आप उस कंपनी के बारे में किसी के बारे में सुनते हो कहीं से भी, उस कंपनी को उठा के उसके बारे में स्टडी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर कोई कंपनी बता रहा है तो वो गलत ही होगी या सही होगी, क्योंकि इन द एंड फैसला आपने लेना है अपनी रिसर्च के बेसिस पे, आप कोई टिप नहीं ले रहे हो किसी से। बट अगर कोई किसी कंपनी का नाम सजेस्ट करता है, तो आप उस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो अपने पैरामीटर्स पे बेसिस पे। बाकी कुछ चेक्स वगैरह लगा के भी आप स्क्रीनर वगैरह पे कुछ कंपनीज़ को फ़िल्टर कर सकते हो। चाहो तो वो भी कर लो, और भी कई सारे तरीके हैं, बहुत से लोग अलग-अलग तरीके से करते हैं। यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएगी किस तरीके से कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट करें, किस तरीके से 5000 कंपनियों में से टॉप 500 निकालें, या किन-किन फैक्टर्स पे आप उनको जो है फ़िल्टर लगा के शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। उसके लिए थोड़ा स्क्रीन पे हम आ जाते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं कि जैसे हम स्क्रीन पे गए तो स्क्रीन पे ये स्क्रीनर नाम से एक वेबसाइट है जिसमें आपको फंडामेंटली एनालाइज़ करने के लिए स्टॉक मिलेंगे, और इसी में आप स्टॉक्स को स्क्रीन भी कर सकते हो, यानी कि फ़िल्टर्स लगा के कुछ सर्टेन टाइप के स्टॉक्स आप इसमें अपने लिए लिस्ट उनकी निकाल सकते हो, ताकि उन्हीं स्टॉक्स को आप फर्दर स्टडी करो। तो उसके तरीके कई हो सकते हैं, उस वो इतना डिपेंड नहीं करता। एक टाइम के बाद आपके पास इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स ऑलरेडी होंगे कि आपको ऐसी किसी लिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत ख़ास पड़ने वाली है नहीं। तो स्क्रीनर में अगर आप जाएँगे तो ये स्क्रीन नाम के एक ऑप्शन आता है, यहाँ स्क्रीन्स पे जाके स्क्रीन्स में अब देखो, जैसे मैंने यहाँ V200 वाला लगा रखा है, तो ये V200 एक विवेक सिंघल सर हैं जो ट्रेडिंग विद विवेक वाले, उनका फ़िल्टर है, उस फ़िल्टर को मैंने यहाँ इसमें लगा रखा है, इसमें उनके वाले 200 स्टॉक्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो आप चाहो तो इनसे शुरू कर सकते हो, ये फ़िल्टर लगा के। इसका भी आपको उनके चैनल पे मिल जाएगा किस तरीके से फ़िल्टर बनाना है। बहुत ईज़ी होता है इसमें ये सारी चीज़ें करना। बाकी नहीं तो नीचे आप चाहो तो पॉपुलर थीम्स वाला एक ऑप्शन है, पॉपुलर थीम्स, इसमें देखो लो ऑन 10 ईयर एवरेज अर्निंग, कैपेसिटी एक्सपेंशन, डेट रिडक्शन, एफआईआई बाइंग, ये सारी अलग-अलग थीम के बेसिस पे फ़िल्टर्स बने हुए हैं। इनको आप देखोगे तो इसमें आपको एफआईआईज़ बाइंग, जैसे मैं बोलूँ तो ये मैंने खोला है अभी, वो कंपनीज़ है जिनमें लेटेस्ट कुछ एफआईआईज़ बाइंग हो रही है, बढ़ रही है, तो उस कंपनी की लिस्ट है। इस तरीके से आप जा सकते हैं। और भी आपके पास इसमें तरीके हैं, जैसे राइट साइड पे सेक्टर्स होते हैं, ब्राउज़ सेक्टर्स। आपको जिस भी सेक्टर का लगता है कि आपके पास, देखिए कितने सारे इसमें सेक्टर्स हैं। तो जिस भी सेक्टर का आपको लगता है कि आपके पास एक ठीक-ठाक अंडरस्टैंडिंग है, उस सेक्टर पे आप क्लिक करके उस सेक्टर में, जैसे मैं बैंक में जॉब करता हूँ तो ये बैंक वाला इसमें एक सेक्टर है, काफ़ी सारे सेक्टर्स में से, तो बैंक में मैं क्लिक करूँगा तो सारे बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक आ गए, और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में मैं इनको स्टडी करके बारी-बारी एक अंडरस्टैंडिंग बना सकता हूँ कि कौन-सा स्टॉक जो है फंडामेंटली बहुत साउंड है अपने पीयर्स के कंपैरिज़न में उस सेक्टर में। तो उन उन वाले स्टॉक्स को मैं शॉर्टलिस्ट करके अपने पोर्टफोलियोज़ में जितने साउंड वो स्टॉक हैं, जितने बढ़िया वो स्टॉक हैं, उन बेसिस पे मैं उसको उस वाली लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। ग्रेट, गुड और गैम्बल वाली लिस्ट में से। तो ये एक क्वेश्चन रहा नहीं कि आपको कहाँ से स्टॉक्स मिलेंगे स्टडी करने के लिए, वो आपको आँखें खुली रखनी है, जगह-जगह आपको स्टॉक्स मिलते हैं, क्योंकि स्टडी इन द एंड उनको आपको करना है और आपने अपने क्राइटेरिया के बेसिस पे जज करना है स्टॉक्स को। तो आप ये जो मैंने बताया, किसी भी सेक्टर पे आप जा सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में, देखिए जैसे इसमें कंप्यूटर एजुकेशन है, इस फ़ील्ड के बारे में बेटर पता है तो उनके स्टॉक्स को खोलिए। अब नीचे आपको लगता है कि जैसे गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके बारे में पता है, फर्टिलाइज़र है, एंटरटेनमेंट है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसे सेक्टर्स आ ही जाएँगे जिनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होंगी। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे आईटी, हार्डवेयर, देखिए मीडिया, प्रिंट, कुछ भी, इतने सारे यूनिक सेक्टर्स आपको इसमें मिलेंगे, जो आपको लगा नहीं था कि इस सेक्टर्स की ये कंपनी भी हैं जिनके बारे में आप इतना कुछ जानते हैं।
तो इस तरीके से जा सकते हैं, नहीं तो ये अलग-अलग तरीके से यहाँ पे थीम्स हैं कि किस रिज़ल्ट्स के बेसिस पे, किस बेसिस पे, देखिए अलग-अलग नीचे आप जाओगे तो काफ़ी सारे आपको यहाँ जैसे पॉपुलर स्टॉक स्क्रीन्स हैं, अलग-अलग तरीके की स्क्रीन्स यानी कि वही थीम बेसिस पे आपको मिल जाएँगे। किसी भी तरीके से आप वो लिस्ट निकाल सकते हो और उस लिस्ट के हिसाब से आप एक-एक इंडिविजुअल स्टॉक को जो है रिसर्च कर सकते हो। इनिशियली बहुत टाइम लगेगा क्योंकि आपको शुरू में 200, 400, 500 कंपनियाँ रिसर्च करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको कुछ अच्छी कंपनीज़ मिलेंगी, जिनको आप किसी सही जगह बिठा सको, जिनमें आप चाहोगे कि फ्यूचर में ट्रेड करो और आप वही कंपनीज़ को ऐड करते हो। देखिए, होगा क्या अगर आप 10 कंपनी रिसर्च करोगे ना, तो उसमें से 10 में से 5-7 कंपनी ऐसी होंगी जो आप सिरे से खारिज कर दोगे, जो किसी काम की आपकी नहीं होगी और 5-7 से भी ज़्यादा ही बल्कि, और 1-2 कंपनी कोई ऐसी होगी जो आपको लगेगा कि हाँ, ये किसी एक वॉच लिस्ट में मैं इसको बिठा सकता हूँ फिलहाल के लिए, कि इस वॉच लिस्ट का पार्ट बन सकती है। और जो मैं गैम्बल वाली वॉच लिस्ट बनाता हूँ, उसको आप ऐसे नहीं समझना कि लेवल 1 टू 3 हैं ये, कि ग्रेट, गुड या गैम्बल। लेवल 1 टू 3 तो हैं, बट गैम्बल एक लास्ट लेवल नहीं है। गैम्बल के नीचे सारे खराब स्टॉक आते हैं। गैम्बल में वो स्टॉक आते हैं जिनमें आपको लगता है कि पोटेंशियल है। कुछ सर्टेन पैरामीटर के बेसिस पे ही, कुछ आपको लगता है कि उसमें कुछ अच्छा है, कुछ अच्छी वो कंपनी है, तब आप उसको गैम्बल में ऐड करते हो। गैम्बल में भी ऐसे नहीं कोई भी तुक्केबाज़ी वाले स्टॉक ऐड कर दिए। तुक्केबाज़ी वाले तो कोई स्टॉक ऐड करना ही नहीं है। उसका नाम सिर्फ़ एक गैम्बल है क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ रिस्क भी इन्वॉल्व्ड है उस स्टॉक में। तो इसीलिए उसको हमने गैम्बल नाम लिखा है और ये नाम कल को इसलिए काम आएँगे क्योंकि जब हम इन वॉच लिस्ट में से किसी भी स्टॉक में एंट्री ले रहे होंगे, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो के किन-किन स्टॉक्स में हमने, किन-किन वॉच लिस्ट से हमने ओवरऑल पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड किए हैं, किन-किन में एंट्री ली है, वो भी हमें बैलेंस करना है इन तीनों ही वॉच लिस्ट से। जैसे मान के चलो आपने गैम्बल के ही आपके 20 स्टॉक में से अगर 12 स्टॉक गैम्बल वाली लिस्ट के आते हैं, तो यानी कि आपने थोड़ा हाई अपने पोर्टफोलियो को हाई रिस्क वाला बना रखा है। अगर आपके 12 स्टॉक जो हैं, 12-15 स्टॉक ग्रेट वाले वॉच लिस्ट में से आते हैं, तो यानी कि आपने रिस्क को बहुत ही लो रखा हुआ है। तो उस बेसिस पे ही हम ग्रेट, गुड और गैम्बल वाले जो है लिस्ट का यूज़ करेंगे। और बिगिनर के लिए मैंने बता दिया कि गुड और गैम्बल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ अगर आपको बहुत ग्रेट स्टॉक लगता है तो उसे ग्रेट में ऐड कीजिए और वहाँ पे ही आपका जो है ट्रेडिंग करनी है। अब बहुत से लोग आप में सोचोगे कि क्यों ना हर कोई सिर्फ़ ग्रेट में ही करे, क्यों गुड और गैम्बल वाली लिस्ट में जाना है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि गुड और गैम्बल वाली लिस्ट में अगर रिस्क थोड़ा बढ़ता है, तो पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि ग्रेट में आपको पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा कि कोई स्टॉक आप बाय करो और वो 6 महीने में डबल हो जाए। ऐसा पोटेंशियल आपको ग्रेट में बहुत रेयर ही कभी कुछ ऐसा हो जाएगा आपके साथ। लेकिन गैम्बल वाले स्टॉक में ऐसा बहुत हो सकता है कि कोई स्टॉक डबल हो जाए। उस तरीके के स्टॉक आप गैम्बल वाली लिस्ट में डालोगे और गुड वाली लिस्ट में भी सर्टेन चांसेस होते हैं कि अच्छे खासे गेन आपको स्टॉक्स देंगे। तो इस तरीके से आपको बैलेंस आउट करना है कि कितना आप रिस्क ले सकते हो, कितने रिटर्न्स के लिए। बट इनिशियली आपको बिल्कुल रिस्क लेते हुए नहीं चलना। इनिशियली सिर्फ आपको ग्रेड पे फोकस रखना है और एक बार आपका हाथ बैठ जाएगा चीज़ों में, तो धीरे-धीरे आपको गुड में भी ऐड करोगे, गैम्बल में भी ऐड करोगे। तो अब आपने कंपनीज़ सेलेक्ट कर ली, उनको स्टडी किया। स्टडी आप सोच रहे होंगे स्टडी कैसे करना है, वही तो मेन क्वेश्चन है। तो उनके फंडामेंटल आपको देखने होते हैं मेनली। स्टडी जब मैं बोल रहा हूँ कि इन कंपनीज़ को आपने स्टडी करना है, तो इनके टेक्निकल्स नहीं, सिर्फ फंडामेंटल आपने स्टडी करना है। फंडामेंटल का इन डेप्थ जाना है, उनकी बैलेंस शीट्स देखनी है, उनकी एनुअल रिपोर्ट देखनी है, जितनी चीज़ आपको समझ आती है जिस भी सेक्टर की वो देखनी है। नहीं तो काफ़ी वीडियो इस चीज़ के अराउंड है, वो आप रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो। मैं भी अपने चैनल पे और वीडियोज़ डाल दूँगा। वैसे मैंने एक फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिक्स की वीडियो भी डाल रखी है, चाहो तो आप देख सकते हो। उससे आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी किस तरीके से फंडामेंटली स्टार्ट किया जाए। तो धीरे-धीरे जब आप सीखेंगे, स्टॉक्स को ऐड करने लगेंगे अपने वॉच लिस्ट में, तो फिर आपको एक रूल का ध्यान रखना है। अच्छी कंपनियाँ आपने ग्रेड में ऐड कर ली, अभी हम ग्रेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप बिगिनर हैं तो ग्रेड में ही ट्रेड करेंगे। उसके बाद ये नहीं है कि जो अच्छी कंपनी है उसको बाय करने से प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं होता क्योंकि एक लेमन टर्म्स में एक आम आदमी यही समझता है कि अगर मैं अच्छी कंपनी खरीदूँगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, जो कि नहीं होता। ठीक है? क्योंकि इस तरीके से काम नहीं करता है स्टॉक मार्केट कि अच्छी कंपनियाँ बाय करो और आपको प्रॉफिट होगा। आपको अच्छी कंपनी को सही समय पे खरीदना और सही समय पे बेचना पता होना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होता है। तो ये सिंपल सा रूल है, इसको आप नोट भी कर सकते हो कि अच्छी कंपनी को बाय करने से प्रॉफिट नहीं होता। अच्छी कंपनी को सही समय पे बाय करने से और सही समय पे बेचने से, ये दोनों चीज़ आप करोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। ये नहीं कि एक अच्छी कंपनी को एक राइट टाइम पे आपने बाय कर लिया और आप सोचोगे आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। उसको राइट टाइम पे आपको सेल भी करना आना चाहिए। और ये राइट टाइम कैसे डिसाइड होते हैं कंपनी को बाय या सेल करने के? वो होते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऐड कर लिए ये स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में ग्रेट वाली में काफ़ी सारे, मान के चलो 15-20 स्टॉक आपने ऐड कर लिए। अब ये 15-20 स्टॉक जो हैं, जो आपको लगता है कि काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, बहुत मजबूत हैं, इनके आप सबके चार्ट्स देखते हो बारी-बारी। अब उन चार्ट्स को देखते हुए आप कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको एनालाइज़ करते हुए आप समझोगे कि क्या उस चार्ट बेसिस पे कोई टेक्निकल एंट्री पॉइंट बन रहा है, और अगर एंट्री पॉइंट बन रहा है तो उसका टेक्निकल एग्ज़िट पॉइंट कहाँ बन रहा है। जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी टेक्निकल एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट की, तो फिर आपको वो उन 15-20 चार्ट में से किसी 1-2 चार्ट में ही वो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट दिखेगा।
इनिशियली जब आप कर रहे हो तो किसी एक दो में इनिशियली क्या आगे भी जाके एंट्री और एग्जिट, ऐसा नहीं है कि अच्छी कंपनी से बार बार आती है या हर वक्त रहती है। जाहिर सी बात है, जब एक एग्जिट पॉइंट आ जाएगा तो वो एंट्री पॉइंट तो नहीं हुआ ना, फिर वो एग्जिट पॉइंट हुआ आपके लिए। अगर आपको दिख रहा है कि ये एग्जिट पॉइंट है और वहीं पे प्राइस है तो वो तो एग्जिट पॉइंट हुआ। तो इसलिए ऐसा नहीं है, आपको ये बहुत फ्रीक्वेंट मिलते हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट, बहुत कम मिलेंगे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक में, पर धीरे धीरे क्योंकि आपका वॉच लिस्ट में साइज बढ़ता रहेगा तो आपको ज़्यादा स्टॉक्स मिलते रहेंगे जिसमें आप एक टेक्निकल एंट्री और एक एग्जिट मार्क कर सकते हो। अब एंट्री प्राइस पे आपने एंट्री और एग्जिट मार्क कर ली, एंट्री प्राइस पे स्टॉक आता है तो सिंपली उसको बाय करना है, एग्जिट प्राइस पे आता है तो सेल करना है, क्योंकि आपने अपना सेटअप के अकॉर्डिंग वहाँ पे मार्क कर रखी है टेक्निकल एंट्रीज एंड एग्जिट। अब यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर होगा कि इस तरीके से हमने स्टार्ट करना है। अब मान के चलिए, जैसे थोड़ा स्क्रीन पे हम आ जाते हैं फिर से। जैसे आपने कोई कंपनी देखी, जैसे मैं बैंकिंग सेक्टर से हूँ तो मैंने बैंक्स को रिसर्च किया, तो मैं थोड़ा ब्रीफली यहाँ पे आपके सामने फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालाइज करने की कोशिश करूँगा। HDFC, देखिए HDFC बैंक मैंने यहाँ खोल दिया है, तो थोड़ा मैं कुछ पॉइंट जो मुझे लगते हैं बहुत अच्छे हैं इसमें समझाने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वो उन्हीं पॉइंट की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने जब ये स्टॉक खोला, इसमें काफ़ी सारी रिसर्च करने में मेरे को समझ में आया कि कुछ-कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है। जैसे कि सबसे पहले मैं अपनी सारी वीडियोज़ में फंडामेंटल की पी रेशो पे जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये अंडर वैल्यूड मुझे मिल रहा है या नहीं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें समझ में आएगी इसको देखते हुए, कि इसका मीडियन पी जो है वो है 23.1 का, और अभी जो है करंटली कंपनी का पी है 18.4 का। यानी कि मीडियन पी मतलब ये जब से भी कंपनी है तब से अभी तक जो एवरेज इसका पी रहा है, क्योंकि कभी पी बढ़ा होगा कभी कम होगा। जिनको नहीं पता पी क्या है, पहले पढ़ लेना पी क्या है, अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ये देखना। ये कम पी पे है अपने अपने ही एवरेज पी के मुकाबले। यानी कि इस कंपनी को लोग इससे ज़्यादा वैल्यू कर चुके हैं पास्ट में, बट अभी जो है इसकी वैल्यूएशन कम हो रखी है। और उसके पैरेलल में आपको पीछे ये जो चार्ट दिख रहा है बढ़ता हुआ, ये इसके ईपीएस की ग्रोथ है। यानी कि पिछले 5 साल के इसके अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ ये आपको बढ़ती हुई दिख रही है। तो इतनी अच्छी तरीके से बढ़ती हुई ग्रोथ आपको दिख रही है, इतना लोवेस्ट वैल्यूएशन पे आपको दिख रहा है पीई के अकॉर्डिंग। तो ये हो गए कुछ प्लस पॉइंट जो मुझे कहते हैं कि मैं इसे अपनी ग्रेट वाली वॉच लिस्ट में ऐड करूँ, क्योंकि ये ग्रेट कंपनी मुझे यहाँ से दिखती है। लेकिन ऐसे नहीं सिर्फ इसके बेसिस पे हम ऐड कर देंगे, हम नीचे जाएँगे, हम कुछ प्राइमरी चीज़ अगर आप शुरू कर रहे हो तो कुछ प्राइमरी चीज़ होती है सेल्स या रेवेन्यू, तो वो देखने की से आप शुरू कर सकते हो। तो जैसे इसका मैं अगर सेल्स या रेवेन्यू देखने की कोशिश करूँ क्वार्टरली, तो आप देखोगे तो क्वार्टरली जो सेल्स है, देखिए 35, 37, 40, 45, 47, 51 और 75 कंटिन्यू बढ़ता हुआ क्वार्टरली। क्वार्टरली प्रॉफिट भी आपका कंटिन्यू बढ़ता हुआ ऑल टाइम हाई पे। यहाँ पे आप ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, उसमें भी आपका जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यू बढ़ता हुआ 2,18,000 करोड़ तक पहुँच गया, और जो नेट प्रॉफिट भी है 55,000 करोड़ तक आपका, ये भी कंटिन्यू बढ़ता हुआ। सब कुछ आपका कंटिन्यूअसली बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव साइन है जो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं स्टॉक के प्रति। और ऑलरेडी आप बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानते हैं, तो वो सब भी आप अगर जानते हैं तो और हेल्प आपको करता है उस सेक्टर की, उस कंपनी को समझने में। नीचे आप जाएँगे तो धीरे-धीरे आप और 1-2 फैक्टर्स के बारे में जानने लगेंगे। अब इसमें इस वीडियो में सब कुछ नहीं कवर कर सकता, बट आप जब सीखने लगेंगे बारी-बारी, अगर आपको 2-4 ही एलिमेंट पता है, जैसे आपको सेल्स पता है क्या होता है, प्रॉफिट पता है क्या होता है, तो आप इनसे भी स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स को। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो 80% पार्ट होता है ना एक फंडामेंटल एनालिसिस का, वो कुछ कुछ ही 2-4 बेसिक एलिमेंट हैं, उन्हीं से पता चल जाता है। बाकी सारा कुछ पढ़ के भी आप सिर्फ 20% ही बचा हुआ सीखते हो। वो जो 80-20 का एक रूल है ना, उसी तरीके से यहाँ भी वो रूल काम करता है कि 80% जो आप कहते हैं आउटकम जो आपको मिलेगा, वो सिर्फ इस 20% नॉलेज से मिल जाएगा। और जो बाकी बची हुई 20% नॉलेज से, बाकी बची हुई 80% नॉलेज से सिर्फ 20% आउटकम आपको मिलेगा। यहाँ पे ये 80% आउटकम के लिए क्या वो 20% पार्ट है जो आपको स्टडी करना है, आप अपने टिप्स पे याद कर सकते हो। सेल्स आपको समझनी है क्या होती है, रेवेन्यू आपको समझना है क्या होता है, कि कोई भी कंपनी अच्छी तब है ना जब वो ज़्यादा बेच पा रही है। हर कंपनी का काम क्या है कि वो कुछ ना कुछ बेच रही है प्रॉफिट बनाने की उससे माइंडसेट से। तो जब वो ज़्यादा अच्छे से बेच पाएगी, ये उसकी प्राइमरी चीज़ है, क्योंकि प्राइमरी गोल उसका वैसे प्रॉफिट कमाना है। बट प्रॉफिट तो तभी कमाएगी ना जब बेचेगी, क्योंकि बेचने का ही कुछ पार्ट उसका प्रॉफिट होता है। तो अच्छे से बेच पाए और अच्छे से प्रॉफिट बना पाए, पहले तो 2 प्राइमरी चीज़ें आपके पास यही है। अगर आप ये भी देखने लगोगे कि क्या कंपनी अच्छे से बेच पा रही है, क्या अपनी बेचने की क्षमता को और बढ़ा पा रही है, क्या वो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा हर साल कर पा रही है, अगर ये चीज़ें उसकी ग्रोइंग ट्रेंड में है, तो एक दिशा आपको दिख जाएगी ना कि कंपनी की कहाँ है। तो इन चीज़ों से आप शुरू कर सकते हैं, जितना आपको बेसिक्स चीज़ों के बारे में पता है। इसमें 1-2 चीज़ें आप और जोड़ सकते हैं कि कंपनी पे कर्जा कितना है, कंपनी पे संपत्ति कितनी है, किस तरीके से कंपनी ओवरऑल है, वो आप एक-एक एलिमेंट जोड़ के पूरी पिक्चर अपने दिमाग में बना सकते हैं कंपनी के अराउंड। आप सोचोगे कि मैं
एकदम से सारी बैलेंस शीट पढ़ने लग जाऊँगा, मुझे सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा होगा भी तो वो आपकी इतनी अच्छे से हेल्प नहीं करेगा जितने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों में चलना करेगा, क्योंकि मेजर जो चीज़ें हैं वो इन्हीं चीज़ों से आती है, उसकी सेल्स, उसकी प्रॉफ़िट, ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं, इन्हीं से मेजर कंपनी की पिक्चर समझ में आ जाती है। बट और कुछ डेप्थ में जाने के लिए आपको और पढ़ना पड़ता है, वो आप धीरे-धीरे करेंगे। जैसे मैंने पूरा स्टडी करके यहाँ नीचे आप आओगे तो ये आपको एनुअल रिपोर्ट्स मिल जाएगी, आप एनुअल रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने खुल जाएगी। अब एनुअल रिपोर्ट को अगर चाह रहे हो कंपनी को पूरा ही डिटेल में पढ़ना, तो एनुअल रिपोर्ट में भी काफ़ी सारी मेजर चीज़ें हैं। आप पढ़ सकते हो कि क्या कंपनी अप टू है, क्या वो सोच रही है, किस दिशा में बढ़ने की, किस तरीके से बढ़ने की, वगैरह-वगैरह। तो आपको ओवरऑल एक आइडिया लगता है, एक पिक्चर आपके दिमाग में कंपनी के अराउंड बनती है। और क्योंकि कंपनी आपने वो चूज़ करी है जो जिस सेक्टर में आपका थोड़ा-सा इंटरेस्ट है, नॉलेज है, जिसके प्रोडक्ट के बारे में आप समझते हैं, तो आपको और हेल्प मिलेगी इस कंपनी को भी समझने में। मेबी यहाँ आपको नहीं लग रहा हो, मेबी आप बैंकिंग सेक्टर से नहीं आते हो, आपको नहीं समझ में आता हो ये सेक्टर, बट आपका कोई सेक्टर होगा जो आपको अच्छे से समझ में आता होगा, उसकी कुछ टॉप कंपनीज़ आप पकड़ सकते हैं। जब मैंने ये समझ लिया कि ये अच्छी कंपनी है, तो ये देखिए मेरी एक ग्रेट वाली वॉच लिस्ट है, उस ग्रेट वाली वॉच लिस्ट में मैंने इसको एचडीएफसी बैंक को ऐड कर दिया। अब ये ऐड यहाँ पे मैंने कर दिया एचडीएफसी बैंक को। अब ऐसा नहीं है कि अच्छी कंपनी तो उसको बाय करना है। मैंने बताया पहला रूल कि अच्छी कंपनी को आपको अच्छे टाइम पे बाय और अच्छे टाइम पे सेल करना है, तब जाके ही आप प्रॉफिट कमा पाओगे। सिर्फ अच्छी कंपनी को बाय करने से कुछ नहीं होता, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चार्ट के बारे में कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कंपनी का जो प्राइस है ना, उसके मूवमेंट से चार्ट बनता है, और कंपनी का जो प्राइस मूवमेंट एक लंबे टेन्योर में अगर आप देखोगे कुछ सालों में, तो आपको समझ में आएगा कि हर अच्छी कंपनी जो होती है ना, वो 3 स्टेजेस में बढ़ती है। 3 स्टेजेस में मतलब 3 तरीके से वो बढ़ती है। एक, जब वो कंटिन्यू रैली के मूड में होती है, यानी कि कंटिन्यू अपवर्ड डायरेक्शन में वो कंपनी बढ़ रही होती है। एक स्टेज आती है जब वो एक ही जगह पे कंसोलिडेट करती है। फिर एक स्टेज आती है जब वो दोबारा से वापस से रैली पे करती है, अगर अच्छी कंपनी है तो। अगर बेकार कंपनी है तो बेकार कंपनी के केस में उल्टा भी हो जाता है कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू करती है कंपनी, फिर कंसोलिडेट करती है, फिर डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू करती है। मैं मोटा-मोटा आपको बता रहा हूँ, अगर आप बड़ी पिक्चर में देखोगे, जैसे इसमें भी आपको दिखेगा, तो ऐसा नहीं है ये सीधा-सीधा यहाँ से वहाँ भाग गया। ये पहले थोड़ा-सा बढ़ता है, फिर कंसोलिडेट करा, फिर थोड़ा-सा बढ़ा, फिर कंसोलिडेट करा, और इसी हिसाब से जो है कंपनी चलती है, कोई भी अच्छी कंपनी। अब जैसे यहाँ पे देखो आप, जब आप बैक टेस्ट करोगे डेटा को, तो आप समझोगे कि जैसे यहाँ से यहाँ तक ये कंपनी जो है 70% की इसने ग्रोथ दी, ठीक है? और ये 70% की ग्रोथ 1 साल के अंदर इसने दे दी। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस प्राइस से लेकर इस प्राइस तक अगले 1.5 साल तक ये कंपनी, 1.5-2 साल तक ये हिली नहीं अपने प्राइस से, ठीक है? यहाँ पे वापस से कंसोलिडेट कंपनी ने किया। अब फिर आप देखोगे, फिर ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, फिर ये कंपनी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक करीब 48% की गेन दिया। अब फिर 48% के गेन के बाद फिर आप अगर देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये कंपनी यहाँ से करीब यहाँ तक इसने कोई गेन नहीं दिया। 1 साल 1.5 साल तक ये कंपनी फिर से उसी प्राइस में रही। फिर आप देखोगे तो फिर ये एक शॉर्ट टर्म में, अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो जो रैली आती है, अगर लास्ट टाइम 1 साल की रैली थी और 100% की थी, तो अगली बार भी 1 साल या 100% की, ऐसा नहीं होता। हो सकता है अगली बार 6 ही महीने की हो, या अगली बार वो 3-4 साल तक चले। तो वो डिफरेंट रैली आएगी, इसीलिए चीज़ों को प्रेडिक्ट करना इतना भी सिंपल नहीं होता। बट इतना अंडरस्टैंडिंग रखना होता है कि एक टाइम पे कंपनी में रैली आती है, अच्छी कंपनी में, फिर वो कंसोलिडेट करती हैं, फिर उसमें रैली आती है। और ऐसे टाइम पे एक्चुअल में कंपनीज़ क्या कर रही होती है, अपने ज़ोन्स चेंज कर रही होती है। पहले वो एक ज़ोन में ट्रेड करती है और उसी ज़ोन में वो है मूव करती रहती है अप डाउन, अप डाउन। फिर वो ज़ोन चेंज करती है और फिर एक नए ज़ोन की तरफ रैली देती है, फिर नए ज़ोन में एंटर करके फिर उस ज़ोन में वो मूव करती रहती है। ये नॉर्मल ट्रेड होता है लगभग सभी अच्छी कंपनीज़ का। जैसे अभी अगर आप लेटेस्ट देखोगे तो लास्ट ये रैली जो है ये कोविड के बाद आई थी। कोविड के बाद ये रैली करीब यहाँ से यहाँ तक 109% की रैली थी, और उसके बाद से अभी अगर आप देखोगे, ये मेरी बाकी ड्राइंग पे मत जाना, वो मेरे अपने एनालिसिस के लिए थी। अगर बाकी आप देखोगे तो ये करीब हो गया है 1000 डेज़, मतलब 3 साल करीब हो गए, और 3 साल में इसने कोई जो है प्राइस में इसके चेंज नहीं आया, ये उसी एक ज़ोन में ट्रेड कर रही है। इससे आप क्या समझते हो? देखो अभी तो इस कंपनी का प्राइस जो है गया भी नहीं ना, ये लेटेस्ट प्राइस आपके सामने है, अभी तो फ्यूचर इसका आया भी नहीं। आप देखोगे चीज़ें तो आपको समझ आएगा जो मैं बता रहा था वो किस हद तक रिलेटेबल था, किस हद तक वो चार्ट वही कर रहा होता है। ये कंपनी ने अभी जो है उस वाले फ़ेज़ में है जब ये कंसोलिडेट कर रही है एक ही ज़ोन में। यानी कि एक अच्छी कंपनी अगर है, हर चीज़ इसकी ग्रो कर रही है, सेल्स ग्रो कर रही है, प्रॉफिट ग्रो कर रही है, यानी कि इसका प्राइस भी ग्रो करेगा। बट अब ये कंसोलिडेशन वाले पार्ट में है तो कोई बात नहीं है, एक रेंज में जो है कंपनी मूव कर रही है। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये रेंज इसकी टूटेगी, एक नई रेंज की तरफ बढ़ेगी, और उस नई रेंज में ये एक अच्छी खासी रैली आपको दिखाएगी।
तो वो रैली आप खुद भी चार्ट में कुछ दिनों में, कुछ सालों में, कुछ महीनों में, किसी को नहीं पता वो रैली कब आई, बट वो आप देखोगे कि वो रैली आ गई और अब वो कंपनी एक नए ज़ोन में एंटर कर गई और अब वहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू करें। तो यहाँ पे आप 2-3 तरीके से पैसा कमा सकते हो। एक होता है, सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी तो आप बाद में बनाओगे उसमें अपनी। एक होता है कि जब कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, उस कंसोलिडेशन में आप चैनल्स ड्रॉ करो और उन चैनल्स के बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो। सपोर्ट मतलब होता है जो बेस होता है जहाँ पे स्टॉक प्राइस आके ऊपर चला जाता है, और रेजिस्टेंस होता है जो उसका टॉप सीलिंग होती है जहाँ से वो वापस बाउंस हो जाता है। क्योंकि चैनल का मतलब यही है ना कि एक ज़ोन में कंपनी का ट्रेड करना। तो उस ज़ोन में या तो आप सपोर्ट पे एंटर करो और रेजिस्टेंस पे सेल करो। इस तरीके से आप उस कंपनी में ट्रेड कर सकते हो। इस तरीके से आप छोटे-छोटे ट्रेड उठाते हो, पर मल्टीपल ट्रेड उठाते हो तो ओवरऑल आप अच्छा कमा लेते हो। या फिर आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो कि आप वेट करो कि कोई रेजिस्टेंस को जो है ब्रेक करने का। यानी कि आप सपोर्ट पे बाय करने के बजाय जब रेजिस्टेंस टूटता है किसी कंपनी का, तो आप उस पे बेट कर रहे हो कि अब रेजिस्टेंस टूटा है तो अब कंपनी जो है एक नए ज़ोन में एंटर करने के लिए रैली देगी। तो या तो उस रैली का पार्ट होने के लिए जिसमें आप बड़े गेन्स बनाते हो और बहुत जल्दी बनाते हो, और बट बहुत बार वो फेल भी कर जाता है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस वाले पैटर्न को, किस वाले तरीके को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको आप चार्ट में देख पाते हो और ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है कि हाँ, ये इस तरीके से वर्क करेगा क्योंकि मेरे पे एक्सपीरियंस है, ये इस तरीके से वर्क करता है। वो आपको एक्सपीरियंस खुद लेना है, किसी के बताने से कुछ नहीं होता कभी भी। मैं चाहे जितना आपको सिखा लूँ कि इस तरीके से एंट्री लेते हैं, इस तरीके एग्ज़िट, आप उस तरीके से पैसे कभी नहीं कमा पाएँगे। पैसे आप कमाते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जब आप जिन कंपनीज़ को मैं बोलूँगा, उन कंपनीज़ में आप ज़्यादा लॉसेस करेंगे बजाय प्रॉफ़िट के, जितने प्रॉफ़िट उसमें मैं कम कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट रहूँगा उस कंपनी में, उस सर्टेन तरीके का एनालिसिस मेरा रहेगा उस कंपनी में, जो मैं हर चीज़ आपको नहीं समझा पाऊँगा और चाहूँगा भी तो भी नहीं समझा पाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहूँगा समझाना। क्योंकि एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना तो इनिशियल बुनियाद थी ना उस स्टॉक की। तो कॉन्फिडेंस आपने पहले फंडामेंटली खुद एनालाइज़ किया, आपने कॉन्फिडेंस डेवलप किया, ये अच्छी कंपनी है। जैसे एचडीएफसी बैंक में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अच्छी कंपनी है। उसके बाद आप चार्ट पैटर्न पे गए, अब चार्ट पैटर्न पे भी आपके पास वेरियस चीज़ें आ जाती है। अगर आपको लग रहा है कोई ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप चाहो तो ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। आपको लग रहा है कि कोई सपोर्ट बन रहा है, तो आप चाहो तो सपोर्ट के हिसाब से। बट हर एक ट्रेडर का क्या होता है, किसी एक तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। जैसे मैं पर्सनली ज़्यादा ब्रेकआउट्स पे ट्रेड कम करता हूँ, बजाय चैनल में सपोर्ट पे बाय करने के। तो चैनल के सपोर्ट जो मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं क्योंकि उनके साथ मेरी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो उन सपोर्ट्स पे बाय करके मैं ज़्यादा बेटर ट्रेड्स करता हूँ, ज़्यादा ट्रेड्स करता हूँ, और जब ब्रेकआउट होता है तो वो वाले ट्रेड्स भी मैं लेता हूँ, बट वो कंपैरेटिवली कम नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं। ऐसा ही आपका एक यूनिक मिक्सचर होगा। आप जिस तरीके से सीखने लगोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आ रही है, मैं इन बेसिस पे बाय या सेल करूँगा। अब आपको अगर डिटेल में चाहिए कि भाई सपोर्ट मुझे बना के दिखाओ, रेजिस्टेंस बना के दिखाओ, तो उसके लिए भी एक छोटी-सी मैंने वीडियो बनाई थी, इसी बल्कि स्टॉक को मैं उस दिन डिस्कस किया था। उसका नाम था बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, उसको भी आप देख लें, उसमें भी बिल्कुल बेसिक्स मैंने बताए हैं। तो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस दोनों वीडियो मेरे चैनल पे है। दोनों को पहले आप अच्छे से देख लें, जब बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएँगे, किस तरीके से आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये सब देखने हैं और किस तरीके से एंट्री, एग्जिट पॉइंट बनाने होते हैं। उसके बाद आप अगले स्टेप्स में जा सकते हैं और थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज़ को आप देख सकते हैं। बट ये सब करने से पहले एक चीज़ आपको, एक और रूल मैं बोलूँगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो कि अपने दिमाग में रखना है, कीप इट सिंपल। यही रूल है, कीप इट सिंपल। जितना कॉम्प्लेक्स आप चीज़ों को बनाओगे, उतना ज़्यादा वो आपके फ़ेवर में काम नहीं करेगा। ये मैं अपना पर्सनल भी बता रहा हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड है। जितना भी कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करो, सिंपल चीज़ों से पैसा बन जाता है और अच्छा पैसा बन जाता है। और सिंपल चीज़ों को ही रखते हुए अपने पूरे एनालिसिस को, पूरे पोर्टफोलियो को बहुत सिंपल रखते हुए आप चलना आगे। कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ नहीं समझ में आए, वो उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में। जो चीज़ समझ में आती है, जो सिंपली आपको दिखता है कि हाँ, मैं इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, सिर्फ़ उसी में आपको ट्रेड लेना होता है। तो दोनों वीडियो भी आप देख लेना, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल और बेसिक्स ऑफ टेक्निकल के। अगर बेसिक्स के अलावा थोड़ा आपको एडवांस वर्ज़न चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा किसी दिन मैं या तो लाइव स्ट्रीम करके या फिर कोई बड़ी फुल लेंथ की वीडियो बना के 1-2 घंटे की, मैं उस डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस या जिस तरीके से मैं करता हूँ या टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट अगर मैं आपको दिल से बताऊँ तो पैसा कमाने के लिए जितना मैंने अपनी वीडियो में बेसिक बताया है ना, अगर आप उससे भी शुरू करना चाहोगे ना और कम-कम क्वांटिटी में करोगे, तो आपको समझ आएगा कि वो बेसिक्स भी काफ़ी हद तक काम करते हैं मार्केट में। ऐसा नहीं है कि आप उसी से बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन काफ़ी हद तक आप उससे बहुत अच्छे-अच्छे ट्रेड्स पकड़ोगे और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ वर्क करती है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तभी आप उस डायरेक्शन में और सीखने के लिए आगे बढ़ोगे। तो बेटर रहेगा कि उसको प्रैक्टिकली आप अप्लाई करने की कोशिश करो पहले उन उन बेसिक्स को। बजाय इसके कि आप सारा पहले एडवांस मेथड सीख लो और उसके बाद सब मिक्स मैच हो जाए और आप कहीं के ना रहो। इन द एंड आपको प्रॉफिट बनाना है ना, प्रॉफिट ही नहीं बनेगा क्या फ़ायदा?
इसलिए पहले वो बेसिक सीखो, उनके हिसाब से ट्रेड लो, आराम से पेशेंस रखो, धीरे-धीरे सीखते हुए अगर चलोगे, तो बहुत अच्छा आगे जाके आप ग्रो कर पाओगे और बहुत अच्छे से अपने पोर्टफोलियो को सँभाल पाओगे। बट एकदम सब कुछ समझने की कोशिश करोगे, तो वो नहीं होएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा फैक्टर इसमें इन्वॉल्व्ड है और एक्सपीरियंस ही की है प्रॉफ़िट बनाने की। सीखने से प्रॉफ़िट नहीं बनता कि या किसी ने ट्रेडिंग सिखा दी, एक्सपीरियंस से बनता है। लास्ट वीडियो में मैंने बार-बार आप लोगों को ये बताया था कि सीखने किसी के सिखाने से आप प्रॉफ़िट नहीं बनाओगे, अपने एक्सपीरियंस से बनाओगे और वो आप रिलेट कर पाओगे जब आप उतरोगे मार्केट में और खुद करोगे। ठीक है? जिसको ये चार्ट फ़ोन में एनालाइज़ करना है, जिसके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, वो फ़ोन में कर सकता है। वैसे तो अगर आप कमा-वमा रहे हो, तो फिर लैपटॉप तो आपके पास होना ही चाहिए। एक लैपटॉप खरीद लेना, अगर नहीं है तो, क्योंकि लैपटॉप में काफ़ी अच्छे से चीज़ें हो जाती है। और चार्ट की एक स्पेशल बात ये भी है कि चार्ट को बहुत से लोग अच्छे से रख ही नहीं पाते। रखने का मतलब है कि बहुत अच्छे से उसको यहाँ पे फैला नहीं पाते। अब मैं ऐसा इस चार्ट को रख दूँ, तो इसमें आपको क्या समझ आएगा? तो इसको एक अच्छे से, सही तरीके से आपको पहले एडजस्ट करना आना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से पिक्चर दिखे चीज़ों की। जब वो अच्छे से दिखने लगेगी, टाइम फ्रेम यहाँ से आप 1 डे का कर लो और 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको चीज़ें अच्छे से जब तभी दिखेगी जब आप अच्छे से उसको सेटअप करोगे। बिल्कुल बेसिक से कि मैं चार्ट को किस तरीके से अच्छे से एडजस्ट करूँ, कैसे रखूँ, ऐसे-ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप चलो। मुश्किल से आपको महीना 2 महीना लगेगा, जब आपके ये बेसिक सारे क्लियर हो जाएँगे और आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, ऐसे करके पैसा बनाया जा सकता है। कम-कम क्वांटिटी में शुरू करोगे ट्रेड लेना, कोई स्टॉप लॉस हम लोग नहीं लगाते हैं। मैं पर्सनली कभी नहीं लगाया कोई स्टॉप लॉस, और अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में आप देखोगे तो 30 प्लस स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में हैं करंटली, और उस पूरे 30 प्लस स्टॉक के पोर्टफोलियो में भी विदाउट यूजिंग अ स्टॉप लॉस पिछले करीब 2-3 साल में सिर्फ 2-3 ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिछले 2-3 साल से, मुश्किल से 3 स्टॉक्स या 4 स्टॉक्स होंगे मैक्सिमम, जो सोचो 30-40 स्टॉक्स में से 3-4 स्टॉक्स हैं जो पिछले डेढ़ या 2 साल से मेरे पोर्टफोलियो में हैं और अभी तक निकले नहीं। और उन 3-4 स्टॉक्स में से भी सिर्फ 1 या 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी प्रॉफिट में नहीं है। मतलब जो मुझे लॉस दे रहे हैं, यानी कि ओवरऑल पोर्टफोलियो का वो 5-7% मेरा चला गया फिलहाल के लिए। अभी जबकि मैंने उसको भी बुक नहीं, कि मेरा स्टॉप लॉस लगाने का कोई उसमें वो नहीं होता है। तो बट बाकी जो स्टॉक है 2-4 जो 1-2 साल से हैं, वो प्रॉफ़िट में है, बट उनका टारगेट इतना ज़्यादा है, जैसे 100 या 200% का, कि उनको और लंबे टाइम तक थोड़ा रखना है, और जब उनका पूरा टारगेट वो आ जाएगा तब उसमें से एग्ज़िट होते हैं, और वो स्टॉक आपको कमा के भी ज़्यादा देते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान आप बाद में रखोगे, पहले आप बेसिक यहाँ से शुरू करोगे। अगले पार्ट में होपफुली मैं और आगे बढ़ूँगा और कुछ और आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप इतने से शुरू करो। मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा आपको सीखने को मिला होगा, और एक कम्युनिटी जहाँ तक डेवलप करने की बात है, अगर आप एग्री करते हो चीज़ों से, आप इस माइंडसेट से एग्री करते हो जिस माइंडसेट से मैं चीज़ें कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, और हम साथ में मिलके कुछ व्हाट्सएप ग्रुप या ऐसा कुछ कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी, कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम एक कम्युनिटी डेवलप करके साथ में ट्रेड करें, साथ में डिस्कशंस करें, एक दूसरे के पास जो भी है शेयर करने के लिए नॉलेज, वो दूसरे को शेयर करें और साथ में हम ग्रो कर सकें। तो कमेंट्स में बताइए जैसा भी आपको लगता है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, गुड बाय, और अच्छे से ट्रेड करो।